हेलो एवरीवन, आज हम जीओसी का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और हाइपर कंजुगेशन स्टार्ट करते हैं आज हम। तो हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो जाएगी। यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फ़ा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हो। अब अल्फ़ा कार्बन क्या होता है? अल्फ़ा कार्बन इज़ द नेक्स्ट कार्बन अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जैसे sp2 या तो जैसे कार्बोकेटायन है हमारे पास, तो कार्बोकेटायन से अगला जो कार्बन है दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है? डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो उसके साथ जो जुड़ा हुआ कार्बन है दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन, और उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है दैट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो अल्फ़ा कार्बन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा हो उसको बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जो जुड़ा है उसको अल्फ़ा कार्बन बोला। अब उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब उस अल्फ़ा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोल देंगे? अल्फ़ा हाइड्रोजन। इनके साइंटिस्ट ने जिन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया था, इसको डिस्कवर किया था, उसके बेसिस पे इसका नाम रखा हुआ है नाथन एंड बेकर इफेक्ट। क्या नाम रखा हुआ है? नाथन एंड बेकर इफेक्ट। होता क्या है इसमें? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन। जैसे मान लो ये वाला रेजोनेंस ही हो रहा है यहाँ पे, एक तरीके से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो और ये हाइड्रोजन एज अ H+ निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा ये? एज अ H+। तो ये यहाँ शिफ्ट हुआ, अब ऊपर वाला हाइड्रोजन चला गया। देखो यहाँ पे ये बना हुआ है इसका स्ट्रक्चर, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन चला गया तो H+ के रूप में रिमूव हो गया, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही जैसे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, देखो एक बार हमने इसको देख लिया, अब इस वाले को देखो, इस वाले को देखोगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और जो ये डबल बॉन्ड था ये यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये हाइड्रोजन एज अ H+ रिमूव हो गया। तो H+ और इस स्ट्रक्चर के बीच में अब कोई भी बॉन्ड नहीं रहा, तो इसीलिए हम हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। एक बार अब इसका इस हाइड्रोजन का देख लो, ऐसे ये इसके 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स हमने बना दिए। कंडीशन, भाई कंडीशन क्या होती है हाइपर कंजुगेशन की? मस्ट हैव अल्फ़ा हाइड्रोजन। क्या होना चाहिए इसके पास? अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है? जो sp3 कार्बन है, दिस इज sp3 कार्बन, और ये क्या है? sp2 कार्बन, दिस इज sp2 कार्बन। तो sp2 कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा उसको तो बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ा हाइड्रोजन। हाइपर कंजुगेशन इज सीन इन एल्कीन्स, क्योंकि एल्कीन्स में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। कार्बोकेटायन लिखा हुआ है, ये समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। कार्बोकेटायन, क्योंकि कार्बोकेटायंस में भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। कार्बन फ्री रेडिकल इन तीनों में शो होता है, लेकिन किसी किसी केस में अल्काइंस की प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे, उसको हाइपर कंजुगेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, तो मजबूरी में उसको भी मान सकते हैं। लेकिन मेनली हमें हमारे सिलेबस में कौन से देखने को मिलेंगे? एक तो कार्बोकेटायन वाले केसेस देखने को मिलेंगे और एक अल्कीन्स वाले केसेस देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। हाइपर, अगर तुम्हें कोई स्ट्रक्चर दिया और तुमसे पूछा है कि इसके कितने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो तुम क्या बोलोगे? कि जितने इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने होंगे उतने उसके स्ट्रक्चर बनेंगे। इसको एग्जांपल से दिखाऊँ आपको? पिछली स्लाइड में हमने देखा, ये देखो इसके अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3, तो इसके स्ट्रक्चर भी कितने बने? 1 2 और ये 3। तो जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन उतने ही हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स होता ही है ना कि ये H+ रिमूव कर दो और इसका वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो। तो जितने H+ हम रिमूव कर सकते हैं, यानी जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं उतने ही स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसलिए 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे 3 ही बनेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। देखो जैसे अब इसका एग्जांपल देखो, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, कार्बोकेटाइन, तो इसके साथ वाला कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन के ऊपर
जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे उनको क्या बोलेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। ये क्या हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। तो एक बार इस अल्फ़ा हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, वही इसके यहाँ ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, जो इसके बीच वाला बॉन्ड था ये यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा जो ये ऊपर वाला है हाइड्रोजन, उसको हटा दो, उसका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये H+ चला गया। एक बार नीचे वाले हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, नीचे वाले बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और नीचे वाला H+ अलग चला गया। तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स थे यहाँ पे। तो इसके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स भी कितने बने हैं, 3 बने हैं। अगला एग्जाम्पल देखो कार्बन फ्री रेडिकल का। ये देखो इसमें क्या होगा, ये फ्री रेडिकल, ये एक चीज़ आप याद रखना, आपको पहले भी बताया था कि अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की हम चेंज हम रिप्रेजेंट करें कि वो कहाँ जा रहा है, तो उसको सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम फिश हुक एरो भी बोलते हैं। तो ये रेडिकल इधर आ गया और इसमें से एक रेडिकल इधर आ गया, तो और एच रेडिकल अलग निकल गया। तो ये देखो ये एच रेडिकल ऊपर वाला अलग निकल गया, इसमें देखो ये ऊपर वाला एच रेडिकल अलग निकल गया और यहाँ पे इस एक इलेक्ट्रॉन से और इस एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ऐसे ही एक बार इसको हटा के देख लेंगे, एक बार इसको हटा के देख लेंगे, एक बार नीचे हटा के देख लिया और एक बार इसको हटा के देख लिया। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनेंगे। तो हमने एल्कीन का एग्जाम्पल भी देख लिया, कार्बोकेटाइन का एग्जाम्पल भी देख लिया और एक कार्बन फ्री रेडिकल का एग्जाम्पल भी देख लिया कि तीनों में कैसे कैसे हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बनते हैं। उसके बाद आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। हमने अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करने हैं, जस्ट सिंपल। ये कार्बोकेटाइन है, इसके ऊपर इसके साथ ही जुड़ा हुआ कार्बन, कौन सा कार्बन है ये, अल्फ़ा कार्बन। तो अल्फ़ा कार्बन के ऊपर तो कोई हाइड्रोजन जुड़ा ही नहीं हुआ, तो नो अल्फ़ा हाइड्रोजन। ये कार्बोकेटाइन है, तो ये इसके साथ वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन, ये वाला भी अल्फ़ा कार्बन, ये वाला भी अल्फ़ा कार्बन, तो ये CH3 हैं, ये CH3 हैं। अगर हम इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बना के रखें तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए, 9। ऐसे ही कार्बोकेटाइन के साथ वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पे भी CH3 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 है। तो इसके 3 हाइड्रोजन, इसके 3 हाइड्रोजन, इसके 3 हाइड्रोजन, तो टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए, 9। एक चीज़ ना आप ध्यान रखना, जैसे हमें ये स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं ना, ऐसे ये स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। तो कार्बन ने एक बॉन्ड तो ये बना रखा है, तो इसका मतलब 3 इसके पास क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हमें किसी, ये बॉन्ड लाइन डायग्राम्स हैं जो मैंने बना रखे हैं, बॉन्ड लाइन डायग्राम्स हैं, इनको हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता देन आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो, उसकी मैं अलग से वीडियो डाल के अपलोड कर दूंगी, आप उसमें से देख सकते हैं कि कैसे हम किसी भी बॉन्ड लाइन से एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं और एक्सपैंडेड से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये अल्फ़ा, ये कौन सा है, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन के साथ वाला कार्बन ये अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन और ऊपर भी अल्फ़ा कार्बन है, लेकिन ऊपर वाला जो कार्बन है उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और यहाँ पे भी 2, तो 2 और 2 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे। अब ये कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन के इस साइड अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा। अब कार्बन की वैलेंसी देख लो ना, ये अल्फ़ा कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2, तो मतलब 2 बच रहे हैं, तो मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे। इस वाले ने भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 2 बच रहे हैं, यानी 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। इस वाले ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा हुआ है, यानी 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा। तो 2 + 2 + 1 यानी 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा समझ आया होगा कि कैसे अल्फ़ा हाइड्रोजन हम काउंट करते हैं बॉन्ड लाइन डायग्राम से। आगे देखो, कार्बन फ्री रेडिकल के साथ वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3, यानी 1 बॉन्ड बच रहा है, यानी 1 हाइड्रोजन होएगा, यानी अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 1 है। ऐसे ही ये कार्बोकेटाइन के ऊपर वाला भी अल्फ़ा कार्बन, ये वाला भी अल्फ़ा कार्बन, ये वाला भी अल्फ़ा कार्बन, ऊपर वाले के बॉन्ड पूरे हैं, तो उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ। इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3, तो मतलब 1 हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे और 1 यहाँ पे आएगा, तो टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए यहाँ पे। इस कार्बन रेडिकल के साथ वाला कार्बन भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा है। इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2, तो बचे 2, यानी 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। यहाँ पे भी 2 बच रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे।
यहाँ पे 3 बचे हुए हैं तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। तो 2 + 2 + 4, 4 + 3 7, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 7। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके साथ वाला ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, और इसके साथ वाला ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तो इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 और इधर 2, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 8। ये हमें कैसे पता लगा कि इन सब में 2-2 हैं? देखो ये अल्फा कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं 1 2, तो बचे कितने, वैलेंसी कितनी बची 2 बची, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। तो इसलिए यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये डबल बॉन्डेड है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3, 3 + 3 6, यहाँ 2, यहाँ 2, 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 अल्फा हाइड्रोजन। इनको भी ऐसे ही देखना है, कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है तो बचे 3, और यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी 3, और इन दोनों में कैसे होगा, यहाँ 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो बचे 2, यानी 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े होंगे। अगला एग्जाम्पल देखो, डबल बॉन्डेड के इधर वाला ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 और यहाँ 2, 3 4 5 6 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज कार्बो एनाइन, एंड कार्बो एनाइन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। तो यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं है, तो इसीलिए ये कार्बो एनाइन है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन शो नहीं होगी। अगला एग्जाम्पल देखो, पहले कार्बोकेटाइन को देख लो, इसके साथ वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, तो 2 + 2 + 1 5 अल्फा हाइड्रोजन्स तो ये हो गए। डबल बॉन्डेड के साथ वाला ये भी, तो 2 + 2 4, 4 और 5 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। ऐसे ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये अल्फा, तो इसके बॉन्ड पूरे हैं 1 2 3 4, इसके भी, इस अल्फा कार्बन के भी बॉन्ड पूरे हैं 1 2 3 4, तो बॉन्ड पूरे हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन एक भी नहीं है, हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स एक भी नहीं बनेगा। अब हम हाइपर कंजुगेशन देख चुके हैं कि कैसे हम हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कैसे हम अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन्स को काउंट करते हैं। अब हम आगे देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन्स। तो देखो ऐसे होता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम देते हैं रेजोनेंस को, रेजोनेंस से भी ज़्यादा एरोमेटिसिटी को। तो अगर किसी में रेजोनेंस नहीं लग रहा, एरोमेटिसिटी नहीं लग रहा, उसके बाद आता है हमारा हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से हम स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी, सिंपल, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि उतने ज़्यादा ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे ना, तो यही बोल। और वैसे प्रियोरिटी किसको देंगे, सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी मीज़ोमेरिक इफेक्ट यानी रेजोनेंस इफेक्ट को देंगे, फिर हम देंगे हाइपर कंजुगेशन को, और उसके बाद हम देंगे इंडक्टिव इफेक्ट को। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। देखो हमने 3 चीज़ों की स्टेबिलिटी देखनी है, कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन। हमने क्या बोला, इंपॉर्टेंस हम सबसे ज़्यादा देंगे मीज़ोमेरिक को, फिर हाइपर कंजुगेशन को, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को। अब अगर सिर्फ वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, यानी कि ना तो रेजोनेंस लग रहा है ना ही एरोमेटिक वाला करेक्टर है, तो स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की और कार्बन फ्री रेडिकल की और एल्कीन की किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स के। तो एल्कीन्स में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, एल्कीन्स में कंजुगेटेड इज़ मोर स्टेबल देन अनकंजुगेटेड, और नंबर ऑफ, और फिर बाद में आता है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, फिर ट्रांस इज़ मोर स्टेबल देन सिस। सबसे पहले कंजुगेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन अनकंजुगेट, फिर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से देखेंगे, और फिर ट्रांस और सिस। ये ऑर्डर है। अगर तुम्हें एल्कीन्स बहुत सारे दे रखे हैं और स्टेबिलिटी ऑर्डर कह रहे हैं, तो सबसे पहले जिसमें कंजुगेशन है उसको कहो कि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद अनकंजुगेटेड वाले को कहो, उसके बाद क्या देखोगे कि अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल, और फिर सबसे लास्ट में अगर अल्फा हाइड्रोजन भी सेम आ जाते हैं तो हम क्या देखेंगे कि ट्रांस इज़ मोर स्टेबल देन सिस। तो ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अब देखो इन तीनों में ना ही कोई रेजोनेंस लग रहा है ना ही कोई एरोमेटिक करेक्टर है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है। कार्बोकेटाइन के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन, तो इसके ऊपर भी 3 और इसके ऊपर भी 3, तो 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। और इस कार्बोकेटाइन के इधर भी 3
3 अल्फा हाइड्रोजन, ये भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये भी 3, तो 3 + 3 + 3 यानी 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे कम ये, और सबसे कम ये 3 वाला। इन तीनों में भी देखो ना तो कोई रेजोनेंस लग रहा है, ना ही कोई कंजुगेशन लग रहा है, ना ही कोई एरोमेटिक करेक्टर लग रहा है। तो यहाँ पे भी हम सिर्फ क्या देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन ही देखेंगे। कार्बोकेटाइन के साथ वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन 7। 3 1 2 3, 3 बॉन्ड तो हैं, तो एक कम है यानी एक अल्फा हाइड्रोजन। 3 + 1 4 और 2 6, तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन है, तो इधर वाला भी अल्फा कार्बन, इधर वाला भी अल्फा कार्बन। इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो बचा एक, यानी एक अल्फा हाइड्रोजन है। इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, यानी बचे 2, यानी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 2 + 1 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप 0.5x पे या 0.75x पे करके देख सकते हैं वीडियो। मैं ये सब चीज़ें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसलिए मैं एग्जांपल्स थोड़ी जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाएँ। एंड इफ़ यू हैव स्टिल प्रॉब्लम देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं अगली वीडियो से स्पीड थोड़ा कम रखूँगी, पर मैं इसीलिए स्पीड ज़्यादा रख रही हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें इसी वीडियो से। करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे ये अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन, तो 3 + 3 6, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, तो 6 और 4 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। ये डबल बॉन्ड के साथ वाला, ये अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, तो यहाँ पे 3 है अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ 2 और यहाँ 2, 3 + 2 5 + 2 7, तो यहाँ 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ये कैसे पता लग रहा है 3 2 2? देखो बॉन्ड पूरे करने हैं बस। इस कार्बन के एक बॉन्ड बना रखा है, तो बचे कितने, 3 बॉन्ड, यानी 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़े होंगे। इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, एक एक, तो बचे कितने, 2, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो 2 बचे हैं, यानी 2 हाइड्रोजन वहाँ जुड़े होंगे, तो यानी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ऐसे पता करते हैं हम। ये डबल बॉन्डेड कार्बन्स हैं, इसके साथ वाला ये भी अल्फ़ा कार्बन और इसके साथ वाला ये भी अल्फ़ा कार्बन, तो इसके पास दो जुड़े हुए हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे एक, तो 2 + 1 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन, 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला सबसे स्टेबल होगा, देन 7 वाला और लास्ट में 3 वाला। तो यहाँ हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स कर लिए। अब हम अगले कंसेप्ट पे आते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, ये हमें साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन के पास देखने को मिलता है। दिस इज साइक्लोप्रोपाइल, साइकिल में है, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइल, तो साइक्लोप्रोपाइल, ये ऊपर मिथाइल केटाइन है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन। होता क्या है, जो ये कार्बोकेटाइन है इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, खाली पी ऑर्बिटल है, और ये जो बॉन्ड है इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इसको इसमें वो करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा देने के लिए इसको, ये ऐसे बल्क आउट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, बल्क आउट हो जाएंगे ये वाले बॉन्ड्स, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सा रेजोनेंस शो कर रहा है, डांसिंग रेजोनेंस शो कर रहा है। अकॉर्डिंग टू बेयर, एक साइंटिस्ट का नाम था ये, एंगल स्ट्रेन इंक्रीजेज, एंगल स्ट्रेन यहाँ पे बढ़ जाएगा। इट वांट्स टू इंक्रीज इट स्टेबिलिटी, कि अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहता है 109 डिग्री 28, इतना ये एंगल रखना चाहता है। तो इसीलिए साइक्लोप्रोपाइल जो है वो अपने आप को एक्सपैंड करेगा, बनाना की शेप में, बनाना की शेप में एक्सपैंड कर जाएगा। तो होगा क्या, बॉन्ड टू इंक्रीज द एंगल एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस बनाना बॉन्ड डिसलोकेट। हाँ, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इन बनाना बॉन्ड्स में से ये डिसलोकेट होकर कहाँ चले जाएंगे, वैकेंट पी ऑर्बिटल्स में, वही जो अभी बताया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। ये बनाना की शेप में क्यों इंक्रीज हुए, ताकि ये एंगल को इंक्रीज कर सके, क्योंकि एंगल वहाँ पे कम है, स्ट्रेन ज़्यादा है, तो हमें स्ट्रेन को कम करना है, एंगल को बढ़ाना है। तो एंगल को बढ़ाने के लिए ये क्या करेंगे, बनाना बॉन्ड्स के रूप में आ जाएंगे ये, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल में डिसलोकेट हो जाएंगे। तो इसी को बोला गया डांसिंग रेजोनेंस। दोबारा इजीली समझो, होता क्या है, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन आएगा, एंगल स्ट्रेन आने की वजह से ये क्या करेगा, स्ट्रेन कम करना है ना, क्योंकि स्टेबल रहना है, तो स्ट्रेन को कम करने के लिए एंगल बढ़ाना चाहता है ये, 109 डिग्री 28 करना चाहता है अपना एंगल।
इतना करना चाहता है 109 डिग्री 28 मिनट ऐसे बोलते हैं इसको, तो इतना ये एंगल करना चाहता है। तो इसका मतलब इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, एंगल बढ़ाना है ना, तो एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो कैसे एक्सपैंड हो जाएगा, बनाना बॉन्ड की फॉर्म में, बनाना की शेप में, बनाना बॉन्ड नहीं बोलेंगे इसको, बनाना की शेप में ये एक्सपैंड कर जाएगा ताकि एंगल बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है ना इस बनाना वाले शेप के बॉन्ड से ये डिसलोकेट हो जाएंगे वैकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर, और इसी को हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन ऑलवेज शो डांसिंग रेजोनेंस। देखो ये मिथाइल है, इसके साथ 3 साइक्लोप्रोपाइल जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस और भी ज़्यादा होएगा, तो स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा होएगी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन ऑलवेज शो डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है, ये हमें पता है। उसके बाद जितनी ज़्यादा डांसिंग रेजोनेंस होएगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होएगी। ओनली इन केस ऑफ कार्बोकेटाइन एंड सम केसेस ऑफ रेडिकल, सिर्फ कार्बोकेटाइन के केस में और कुछ रेडिकल के केसेस में ही हम डांसिंग रेजोनेंस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देंगे, ज़्यादा प्रायोरिटी उसको देंगे। बाकी केसेस में हम कहते हैं कि ट्रोपोलियम केटाइन ज़्यादा स्टेबल होएगा, क्योंकि ट्रोपोलियम केटाइन अभी हम उसका देखेंगे स्ट्रक्चर कैसा होता है, वहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, इसलिए हम उसको बोलेंगे कि दैट इज़ मोर स्टेबल। आगे देखो, डांसिंग रेजोनेंस एप्लीकेबल नहीं होता एनायंस में। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हम प्रायोरिटी देंगे, एरोमेटिक करेक्टर है अगर उसमें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद हम देखेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेंस को, उसके बाद हम देखेंगे रेजोनेंस ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन को, और सबसे लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट को। ये ऑर्डर बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एरोमेटिक करेक्टर वाली चीज़ भी है, रेजोनेंस वाली भी है, हाइपर कंजुगेशन वाली भी है, तो हाइपर कंजुगेशन के हमने अलग रूल्स पढ़े हैं, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। रेजोनेंस के अलग पढ़े हैं और एरोमेटिक का हमने अलग पढ़ा है कि वो स्टेबल होता है, लेकिन हमें कैसे पता होगा कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि जिसमें एरोमेटिक करेक्टर है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर जिसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस है वो स्टेबल होगा, देन मोर रेजोनेंस वाला केस आ जाएगा, जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। उसके बाद हम प्रायोरिटी में रखेंगे हाइपर कंजुगेशन को, और सबसे लास्ट में हम रखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है, कार्बन के साथ ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, तो ट्रिटियम की सबसे ज़्यादा, देन ड्यूटेरियम, और सबसे कम किसकी होती है, हाइड्रोजन की। उसके बाद ये देखो, इस कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन से आपके सारे कंसेप्ट अभी तक के क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने बोला था डांसिंग रेजोनेंस को इंपॉर्टेंस देंगे कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल के केस में, तो इसमें 3 साइक्लोप्रोपाइल जुड़े हुए हैं, तो इसमें डांसिंग रेजोनेंस सबसे ज़्यादा है, उससे कम इसमें और उससे कम इसमें। फिर उसके बाद ट्रोपोलियम केटाइन को देंगे, क्योंकि हमने बोला कि हम कार्बोकेटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल के केस में डांसिंग रेजोनेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं स्टेबिलिटी के, जब वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो सबसे पहले डांसिंग रेजोनेंस वाले आगे, ये 3 हैं इसमें साइक्लोप्रोपाइल, तो दिस इज़ मोर स्टेबल क्योंकि इसमें डांसिंग रेजोनेंस ज़्यादा है, उससे कम इसमें और उससे कम इसमें। उसके बाद आता है ट्रोपोलियम के टाइम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, 3 हैं, यानी ऑड हैं, साइक्लिक है, कंजुगेशन है, प्लेनर है, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इसमें, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो ये एरोमेटिक भी है। तो इसके कारण ट्रोपोलियम जो केटाइन है दैट इज़ मोर स्टेबल। तो सबसे पहले डांसिंग रेजोनेंस वाले आ गए, फिर ये ट्रोपोलियम आ गया, फिर बेंजाइल केटाइन, यहाँ पे 3 है तो ज़्यादा रेजोनेंस होंगे, यहाँ पे 2 हैं बेंजीन रिंग तो कम रेजोनेंस, और यहाँ पे 1 है तो उससे कम रेजोनेंस। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा। ये एरोमेटिक हैं इसलिए ये स्टेबल हैं। उसके बाद ये आ गया हाइपर कंजुगेशन वाला। हाइपर कंजुगेशन वाले में देखो, सॉरी हाइपर कंजुगेशन नहीं है यहाँ पे सिंपल रेजोनेंस लगेगा। देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, एलाइलिक बोलते हैं इसको, एलाइलिक बहुत स्टेबल होता है ये भी, लेकिन ये इसके बाद आता है, एरोमेटिसिटी के बाद आएगा क्योंकि सिंपल रेजोनेंस है। उसके बाद कार्बोकेटाइंस आ गए, ये यहाँ पे हाइपर, देखो सबसे ऊपर लगा डांसिंग रेजोनेंस का कंसेप्ट, उसके बाद ट्रोपोलियम आ गया, उसके बाद आ गए ये वाले एरोमेटिक करेक्टर वाले, उसके बाद रेजोनेंस आ गया, और उसके बाद आ गया हाइपर कंजुगेशन। इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 हैं, इसमें 3 हैं, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, ये उससे कम और ये उससे कम। इसको ये अल्फा हाइड्रोजन्स बार बार गिनने से अच्छा आपको नॉर्मल भी याद होना चाहिए कि टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होता है, उससे कम सेकेंडरी, और सबसे कम कौन होता है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो ये पूरा कंसेप्ट है, एक बार दोबारा ओवरव्यू देख लो। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस देंगे डांसिंग रेजोनेंस को, उसके बाद ट्रोपोलियम को, उसके बाद एरोमेटिक करेक्टर को, उसके बाद रेजोनेंस को, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन को, और सबसे लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट को।
अभी तुमने देखा था कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड और कार्बन ट्रीटियम का बॉन्ड, सबसे वीक कौन था? कार्बन हाइड्रोजन का। तो कार्बन हाइड्रोजन का जब सबसे वीक था तो वो ईजिली टूट जाएगा बॉन्ड, ईजिली H+ रिलीज हो जाएगा, तो वो हाइपर कंजुगेशन सबसे अच्छा शो करेगा क्योंकि बॉन्ड वीक है। तो इसलिए तीनों में ही हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ ड्यूटेरियम है, यहाँ ट्रीटियम। ट्रीटियम का तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो वो टूटेगा ही नहीं, तो इसका मतलब वो सबसे कम स्टेबल होगा। तो ये सबसे ज़्यादा, उससे कम, ये उससे कम, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, सो इट शो मोर हाइपर कंजुगेशन, तो इसलिए ये ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे तो रेजोनेंस है, तो ये सबसे स्टेबल हो गया। अब ये और ये, इन दोनों में क्या? अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज़्यादा स्टेबल होगा 3 अल्फा हाइड्रोजन वाले से। उसके बाद देखो रेजोनेंस, इसमें क्या है? रेजोनेंस भी है और ये कार्बोकेटायन है तो उसके साथ वाला अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी होंगे 3। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट भी लग रहा है और रेजोनेंस का भी लग रहा है। रेजोनेंस का ऐसे लग रहा है ना, ये इधर शिफ्ट होगा ऐसे करके, और यहाँ पे ये कार्बोकेटायन है, इसके साथ वाला अल्फा कार्बन, इसके साथ वाला अल्फा कार्बन, तो 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन लग रहा है और यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस लग रही है। तो हमने अभी देखा था कि रेजोनेंस को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हाइपर कंजुगेशन से, तो सबसे पहले इसको देंगे, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर रेजोनेंस वाला और सबसे कम हाइपर कंजुगेशन वाला। तो A इज़ मोर स्टेबल देन C और सबसे लास्ट में आएगा B।